गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज हम 3D में जो एक्सरसाइज डिस्कस करने वाले हैं वो है एक्सरसाइज 11.2। सो 11.2 स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ी सी चीज़ें उसके बारे में मैं बताऊंगा कि इस एक्सरसाइज में रिलेटेड हम बेसिकली जो चीज़ें करने वाले हैं दैट आर टोटली रिलेटेड ऑन लाइंस। यहाँ पे जो रिलेटेड सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन करेंगे और ये एक्सरसाइज टोटली डिपेंड करती है लाइन से रिलेटेड है, ठीक है नहीं। तो बिफोर स्टार्टिंग दिस एक्सरसाइज आई वांट टू टेल यू अबाउट द स्क्यू लाइंस। व्हाट आर द स्क्यू लाइंस? स्क्यू लाइंस होती क्या है? देखिए इस टॉपिक में मैं आपको एक इतनी बड़ी ज़्यादा ही मतलब आपको डीपली में इतना नहीं समझाने वाला हूँ कि आपको बहुत ज़्यादा डेप्थ में बताऊंगा। छोटी पहले आप सबसे पहले मैं समझाऊंगा आपको बहुत छोटी छोटी बेसिक चीज़ें और उन पे बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे, उसके बाद हम इसमें डेप्थ में डिस्कस करेंगे। तो अभी फिलहाल एक जो एक लर्निंग मटेरियल जो सराउंडिंग्स हैं, वी आर गोइंग टू क्रिएट सच टाइप ऑफ द सराउंडिंग दैट इज वेरी इजी पार्ट ऑफ दैट एक्सरसाइज। जो बहुत सिंपल पार्ट्स है इस एक्सरसाइज का उसको हम डिस्कस करने वाले हैं। उसके बाद हम इसका जो स्टेप बाय स्टेप इसके क्वेश्चंस यहाँ से हम सॉल्व करेंगे। तो पहले समझिए स्क्यू लाइन। देखिए स्क्यू लाइंस के देखिए आप थोड़ा समझने की कोशिश करिए कि आपने जितनी भी लाइन अब तक पढ़ी थी, आपको 11th में पढ़ाई गई, तब से पहले पढ़ाई थी कि आइदर लाइंस आर इंटरसेक्टिंग और लाइंस आर पैरेलल। तो ये बात बताई जाती थी कि या तो लाइन पैरेलल है या फिर लाइन आपस में इंटरसेक्ट कर रही है। ये बात हमने सुना था क्योंकि हम पहले से सुनते आए हैं कि बचपन से भी सुनते आए हैं कि लाइन या तो हमारे पास पैरेलल होती है या फिर वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही होती हैं। क्यों? या तो लाइन इस तरह की बताई जाती थी या फिर हमें ऐसे भी तो कुछ समय बाद जाके दे आर इंटरसेक्टिंग टू ईच अदर। बट अब जो डिस्कस करने वाले हैं वी आर गोइंग टू डिस्कस द वेरी इंपॉर्टेंट लाइन दैट इज स्क्यू लाइंस। और स्क्यू लाइंस हैं क्या? स्क्यू लाइंस आर दोज व्हिच आर नाइदर पैरेलल टू ईच अदर, नाइदर पैरेलल और नॉर इंटरसेक्टिंग, नाइदर पैरेलल टू ईच अदर नॉट इंटरसेक्टिंग टू ईच अदर। ना तो वो पैरेलल है ना ही इंटरसेक्टिंग है। तो ऐसे कैसे लाइन हो सकती है? अभी ना तो इंटरसेक्ट कर रही है ना ही पैरेलल हो सकती हैं। ये कैसी हो सकती है? यस हो सकती हैं। और ऐसी लाइनों को ही हम स्क्यू लाइंस कहते हैं। देखिए आप इसी बोर्ड को लीजिए, यहाँ पे आप एक ड्रिल मशीन लीजिए और यहां से इसको ऐसे छेद कर लेंगे और एक लाइन आप यहां से काट लेंगे। ये कभी भी आप इसके मान लीजिए सपोज करो ये इंफिनिटी तक अंदर तक है, इसके डेप्थ बहुत या ग्राउंड में ले सकते हैं, कहीं भी आप जमीन में ले सकते हैं ब्लैक। चलो इसमें देखिए आप यहाँ पे ले रहे हैं, आप इसको अंदर तक कितने भी लेके चले जाइए, जहां तक मर्जी आप अंदर जितना भी जा सकते हैं इसको अंदर ले जाके, मगर और इसके साइड में आप इधर से ऐसे काटिए, ये देखना कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे और ना ही ये हमारे पैरेलल है। क्या आप कह सकते हैं कि ये इस तरीके से ये इसके पैरेलल है? हमको आप इसको 3D में देखने की कोशिश करिए कि ये बाहर से आ रहा है ना कुछ इस तरीके से, ये कुछ इस तरीके से जा रहा है अंदर, ये अंदर की तरफ जा रहा है ये पॉइंट, और ये इस तरीके से जा रहा है। तो ये बोर्ड के इसके ब्लैक बोर्ड के अंदर देखिए आप यहाँ साथ में समझिए, मान लीजिए हम यहाँ पे हम कुछ ऐसे ऐसे इसमें ड्रिल करें तो ये अंदर चला जाएगा और यहाँ पे एक ऐसे ऐसे लेकर लाइन खींचे तो ये देखिए ना तो ये पैरेलल है और ना ही इंटरसेक्ट कर रही है। और एक एग्जांपल देख सकते हैं आप, इस रूम का ही देख सकते हैं। ये जो वॉल है, ये वॉल है, ये आप देखिए ये वॉल ऊपर वाला एंड और एक ये वाला एंड ले लीजिए, नीचे जो एक ये एंड है और एक ये एंड है जो नीचे से आप समझ रहे ना, वो वाला एंड ऊपर और एक ये नीचे वाला एंड। जो ऊपर वाला एंड है वो ऐसे चला गया और नीचे वाला एंड ऐसे। कभी भी देखना वो वाला कॉर्नर और ये वाला कॉर्नर कभी कट ही नहीं करेंगे। और देखो ऐसा नहीं कि वो ऊपर वो इधर को गया, नहीं सर कट, अरे वो नहीं कट कर रहे ना, आप समझिए कि वो लाइन ऐसे गई है और ये दूसरी वाली इस तरीके से। यानी कि मैं ये कहना चाह रहा हूं आपको कि जो ऊपर आपका यहाँ बना है ये हमारा रूफ है इस तरीके से, तो ये रूफ के इधर चले गए और आप नीचे कहेंगे नहीं ये पैरेलल नहीं है, ये वाली बात, अरे ये इधर है, ये तो टू रेक्टेंगल टाइप में इसलिए आपको दिखाई दे। आप 3D में देखिए ना, वहां से वो कॉर्नर है, यानी कि जैसे आपने इस वॉल को लिया है, इस वॉल पे आप अंदर यहाँ पे ड्रिल करेंगे, इसमें वॉल में यहाँ अंदर ड्रिल करिए या इसको किसी भी तरीके से एक साइड में ऐसे ले लें, ना तो ये कभी कट करेंगे ना ही कभी पैरेलल है। तो इस तरह की लाइंस को दिस टाइप्स ऑफ द लाइंस आर नोन एज द स्क्यू लाइंस। इस तरह की लाइंस को हम स्क्यू लाइंस बोलते हैं। तो स्क्यू लाइंस से बेस्ड हम क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। तो बहुत पहला क्वेश्चन देखिए, आपको देखिए छोटी छोटी चीजें हैं। आप कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन डिस्कस करेंगे और वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन करेंगे। देखिए लाइन के लिए आप बेसिकली देखिए बहुत सारे मेथड्स हैं, जैसे भी कर सकते हैं, बट मैं एक सिंपल सा बता रहा हूं आपको कि आप इसमें लाइन के लिए केवल आपसे पूछी जाएगी शॉर्टर डिस्टेंस। जब ये पूछी जाएगी शॉर्टर डिस्टेंस, वहां हम वेक्टर इक्वेशन की कोशिश करेंगे कि वी विल ट्राई टू सॉल्व द क्वेश्चन विद द हेल्प ऑफ वेक्टर इक्वेशन, अदरवाइज वी विल ट्राई टू सॉल्व द इक्वेशन इन कार्टेशियन फॉर्म।
जब तक हमसे ना कहा जाए तब तक, अदरवाइज हम उसको कार्टेशियन फॉर्म में इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे। और दूसरा सोचेंगे कि यदि शॉर्टेज डिस्टेंस है तो उसको हम केवल वेक्टर में सॉल्व करेंगे। क्यों? क्योंकि उसका फॉर्मूला काफी आसान बन जाता है। तो आपको इजीएस्ट मेथड से बता रहा हूं आपको, फिर बाद में आपसे साथ डिस्कस करूंगा। देखिए सबसे पहले इक्वेशन ऑफ लाइन आपको फाइंड करनी है। इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट, ये पूछा गया इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट x1 y1 z1, ये आपसे पूछा गया है कि पासिंग थ्रू द पॉइंट x1 y1 z1 हैविंग डायरेक्शन रेशियो a b c। जिस एक ऐसी लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है हमें, उस लाइन को खोजना है जिसके हमें पासिंग पॉइंट दिए गए हों और हमें डायरेक्शन रेशियोज हमारे पास मालूम हो। तो देखिए उस इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होगी, x माइनस x1। सबसे पहले लिखेंगे x माइनस पासिंग पॉइंट x माइनस x1 y माइनस y1 एंड z माइनस z1 अपॉन, यहाँ पे आते हैं डायरेक्शन रेशियोज, डायरेक्शन रेशियोज, डायरेक्शन रेशियोज। और डायरेक्शन रेशियो क्या है हमारे, a b एंड c, एंड b के c इज इक्वल टू से लैम्डा, इसको हम लैम्डा कहेंगे। तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू वन पॉइंट। अब यदि ये कहते कि इस इक्वेशन ऑफ लाइन की फाइंड करो, इक्वेशन ऑफ लाइन इसको फाइंड करो जो दो पॉइंट से पास हो रही हो, ए से और बी से, तो क्या बात फर्क पड़ता है। यदि दो पॉइंट दिए हैं तो पहले सबसे पहले उनके समझिए डायरेक्शन रेशियोज कैसे निकलेंगे। तो किसी भी दो पॉइंट दिए हैं हमारे पास, एक पॉइंट ये है, कुछ भी कह सकता है, एक पॉइंट ये है x1 y1, एक पॉइंट ये रहा हमारे पास, दूसरा पॉइंट ये रहा। तो सबसे पहले आप इनके डायरेक्शन रेशियोज निकालिए ना। डायरेक्शन रेशियोज निकलते हैं x2 माइनस x1 एंड y2 माइनस y1 एंड z2 माइनस z1। तो यही इक्वेशन है ना फॉर्मूला, फिर एक बार बना दिया वही फॉर्मूला, x माइनस x1 अपॉन डायरेक्शन रेशियो, y माइनस y1 अपॉन डायरेक्शन रेशियो, z माइनस z, वही मैंने किया, x माइनस x1 y माइनस y1 z माइनस y। और ये कहते हैं मेरा डायरेक्शन रेशियो नहीं है, डायरेक्शन रेशियो यहाँ से क्या बने, x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z1। कभी कभी क्वेश्चन आता है कि सर आपने इसको ही फर्स्ट पॉइंट क्यों लिया, यहाँ पे क्या इसको ले सकते थे, बिल्कुल ले सकते थे, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। आप चाहें तो x माइनस x2 y माइनस y2 z माइनस z2, फिर डायरेक्शन रेशियो सेम आने। तो आपके ये वाली इक्वेशन, आप इस पे क्वेश्चंस आएंगे यहाँ पे बेस, आप उसको सॉर्ट आउट करेंगे। दूसरा इसकी वेक्टर फॉर्म भी बना देते हैं। वेक्टर फॉर्म कैसे डिस्कस करेंगे, वेक्टर फॉर्म ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू वन पॉइंट क्या होती है, r इक्वल्स टू a प्लस लैम्डा b। चलिए देख लेते हैं कहाँ है, ये रखिए वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट a एंड पैरेलल टू b, पैरेलल टू b और इन द डायरेक्शन ऑफ b, या तो पैरेलल b के पैरेलल। अब देखो यदि ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है तो जो सबसे पहले बात रखिए कॉमन आप याद रखिए, यदि ये दिस लाइन इज पैरेलल टू दिस लाइन, ऐसा कुछ कहा है या इन द डायरेक्शन से, तो जो इसके डायरेक्शन रेशियोज होंगे वही इसके डायरेक्शन रेशियोज होंगे, ये वाली बात ध्यान रखिए। तो ये किससे पास हो रही है, ये पास हो रही है a से, तो a की इसकी फॉर्मूला होगा r इक्वल्स टू a प्लस लैम्डा b, यानी कि ये क्या होगा r इक्वल्स टू पासिंग पॉइंट प्लस लैम्डा इनटू पैरेलल वेक्टर, पैरेलल वेक्टर, पैरेलल वेक्टर। अब दूसरी बात, यदि जो पॉइंट दिए गए हैं, यदि यहाँ पे पॉइंट की बात दी होगी तो यहाँ पे पोजीशन वेक्टर की बात करेंगे। यदि वेक्टर में बात कर रहे हैं तो जो पासिंग पॉइंट होता है वहां पे फिर पोजीशन वेक्टर की बात करेंगे। यदि कार्टेशियन में दिया होगा, जैसे पहले क्वेश्चन में दिया था हमें, तो यदि ये पॉइंट दिए हैं तो ये हमारे कार्टेशियन पॉइंट है, और यदि हम यहाँ पे बात कर रहे हैं तो ये हमारे पोजीशन वेक्टर है। तो r इक्वल्स टू a प्लस लैम्डा b। यही चीज यदि दो पॉइंट से पास हो जाए, पासिंग थ्रू टू पॉइंट a एंड b, तो वही वाली बात आपको क्या करना है, पासिंग पॉइंट a लेंगे, r इक्वल्स टू a पासिंग पॉइंट, ये पासिंग पॉइंट प्लस लैम्डा टाइम पासिंग पॉइंट प्लस लैम्डा टाइम ऑफ डिफरेंस, या मतलब डायरेक्शन रेशियो, वही है डायरेक्शन रेशियो v2 माइनस v1। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। अब इस पे एक और चीज पूछेगा आपसे कि यदि ये पूछ ले कि फाइंड द एंगल बिटवीन टू लाइंस। देखिए दो लाइंस के बीच में यदि एंगल पूछे तो आपको निकालना है, यदि दो लाइन है, एक लाइन ये है, एक लाइन ये है, इनके बीच में ये एंगल पूछ रहा है, तो ये जो एंगल होगा दैट इज cos थीटा। और cos थीटा की वैल्यू होती क्या है, वो होगी a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2। ये देखिए इक्वेशन आपकी ये होगी x माइनस x1 अपॉन a इक्वल्स टू y माइनस y1 अपॉन b इक्वल्स टू z माइनस z1 अपॉन c। ये प्लेन की दी है, और यदि आपको प्लेन की भी दी है तो प्लेन की में भी यही होगा। वैसे प्लेन में आगे डिस्कस करने वाला हूं, बट यदि दी है तो आप इसका यही होगा। बट अब यदि लाइन, यदि आपसे प्लेन का पूछ लिया तब भी यही है, लाइन का पूछा तब भी यही है, और यदि एक प्लेन और एक लाइन दे दे तो कैसे निकलेगा, तो हो जाएगा ये sin थीटा इक्वल्स टू a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ ये लाइक दिस, a1 स्क्वायर प्लस
a1 square plus c1 square into under root of a2 square plus b2 square plus c2 दैट इज अ सिंपल क्वेश्चन। ऑल्दो यहां से क्वेश्चन नहीं पूछा जाने, फिर भी मैंने करा दिया। अब चलिए एक दो क्वेश्चंस हैं इस पे बेस्ड एक्सरसाइज पे हम क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। सिंपल से क्वेश्चन है, सो मेनी मेथड्स आर देयर, आप आसानी से क्वेश्चन सॉर्ट आउट कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, सो दैट द लाइंस विद डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शन कोसाइन आपको दिए गए हैं, एक L1 L2 एंड L3 तीन लाइन दे रखी हैं। हालांकि मैंने यहाँ पे आपके L1 L2 दो ही लिखी हैं, और ये पूछा है कि ये प्रूव करने के लिए कहा है कि ये प्रूव करिए कि लाइंस आर परपेंडिकुलर, म्यूचुअली परपेंडिकुलर, म्यूचुअली परपेंडिकुलर के एक दूसरे पे परपेंडिकुलर हैं, L1 L2 के साथ, L2 L3 के साथ और L3 L1 के साथ। मैंने ज्यादा नहीं, मैंने दो लाइन दिखाई है आपको, तो आप देखिए उनको करके यदि परपेंडिकुलर है, बाकी तीसरे को आप खुद ब खुद करेंगे। तो देखिए दो लाइन परपेंडिकुलर हैं, तो यदि टू लाइंस आर परपेंडिकुलर देन कंडीशन बनती है L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1। यदि आपने लाइन लाइन की बात कर रहे हैं, यदि आपको डायरेक्शन रेशियोज दिए गए हैं या डायरेक्शन कोसाइन दिए गए हैं, तो सेम L1 L यदि L डायरेक्शन कोसाइन दिए गए हैं तो L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1, और डायरेक्शन कोसाइन दिए गए हैं तो डायरेक्शन रेशियो दिए गए हैं तो A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 आप कर दीजिए इक्वल टू, यदि वो जीरो आते हैं तो लाइंस आर परपेंडिकुलर, अदरवाइज लाइंस आर नॉट परपेंडिकुलर। तो मैंने किया है, ये क्या आएगा हमारे पास L1 लिखा है, L1 M1 N1 लिखा तो है, L2 M2 N2 बस रखिए, L1 L2 M1 M2 N1 N2 सॉर्ट आउट किया, उसके बाद आया आपका रिजल्ट 0। सो दिस सो दैट द लाइंस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। बाकी जो दो पार्ट है, दूसरा है L2 और L3 को, उसको और L3 एंड L1 यू शुड ट्राई टू सॉल्व योरसेल्फ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बच्चा, देखो बेटा अगला क्वेश्चन दिया गया है आपको, हाँ ये आप प्रूव करेंगे, ये मैंने बताया ना आपको, ये आप प्रूव कर लेंगे। अगला पूछा गया है कि फाइंड द show that the line through the point this is perpendicular to the line through the point this. अच्छा, दो पॉइंट दे रखे, वो कह रहा है कि लाइन इस पॉइंट के थ्रू जो लाइन पास हो रही है दो पॉइंटों से, इन दो पॉइंटों से, और एक लाइन हो रही है इन दो पॉइंटों से, इन दो पॉइंटों से जो लाइन पास हो रही है इससे और इससे, इक्वेशन लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट A and B and C and D आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ये प्रूव करना है कि ये इन दोनों पॉइंटों से जो लाइन पास हो रही है और इन दोनों पॉइंटों से जो लाइन पास हो रही है वो आपस में परपेंडिकुलर हैं, ये बात आपको प्रूव करनी है। तो चलिए, तो अब आपको लाइन प्रूव करने के लिए देखिए तो कई सारे मेथड हैं, आप सिंपल सा मेथड समझिए। अभी आपको बताया कि दो लाइन यदि परपेंडिकुलर होंगी तो आप उनका डायरेक्शन रेशियोज क्या होता है, A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इक्वल टू 0 आना चाहिए, डायरेक्शन रेशियोज का प्रोडक्ट। अब आप चाहे तो यहाँ इक्वेशन भी निकाल सकते हैं, क्योंकि इक्वेशन में क्या बताया था मैंने, x माइनस x1 अपॉन a इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन b इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन c। फिर डायरेक्शन, इतनी लंबी इक्वेशन ऑफ लाइन तो हमसे पूछी ही नहीं गई है, तो हमें तो क्या डायरेक्शन रेशियो यदि हमारे निकल जाए, तो डायरेक्शन रेशियो हमारे निकल जाए तो फिर हमारे पास फॉर्मूला होता है ना, ये वाला A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इक्वल टू 0, काम हमारा हो जाएगा। तो दैट इज नो प्रॉब्लम है, आसानी से कर सकते हैं हम उसको। चलिए, तो उसमें क्या करना है, देखिए आपको डायरेक्शन रेशियो निकालिए इन दो पॉइंट ऑफ डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द पॉइंट दिस दो पॉइंट। अभी बताए थे कि x2 माइनस x1, यदि दो पॉइंट दिए हैं तो उनके डायरेक्शन रेशियोज कैसे निकलेंगे, यदि दो पॉइंट दिए हैं तो डायरेक्शन रेशियोज x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 एंड z2 माइनस z1। तो निकालिए 3 माइनस 1 2 and 4 minus minus 1 5 and minus 2 minus 2 that is minus 4. Similarly 3 minus 0 3, 5 minus 3 2 and 6 minus 2 that is 4. तो अब आप इनका डॉट प्रोडक्ट निकाल के देखिए ना, मतलब आप इनका A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 करेंगे, इतने की भी जरूरत नहीं है, ये भी जरूरत नहीं, इसकी नो नीड टू डू लाइक दिस। तो A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2, देखिए 6 प्लस 10 माइनस 16, दिस इज 16 माइनस 16 दैट इज 0। तो लाइंस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो क्या हुआ, these lines are perpendicular to each other। तो यदि दो डायरेक्ट लाइन के डायरेक्शन रेशियोज हमने निकाले हैं और उनका डॉट करके उनका करके देखिए A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2, आपको ध्यान रखना है कि दो लाइन यदि आपको प्रूव करनी है कि ये परपेंडिकुलर हैं, आपको सिंपल सी बात है, लाइन लाइन की बात करें, अभी हम कुछ ज्यादा डिस्कस नहीं कर रहे, लाइन के बारे में डिस्कस करें। दो लाइन आपस में परपेंडिकुलर हैं तो जो उनके डायरेक्शन रेशियोज है A1 A2, मतलब जो भी डायरेक्शन रेशियोज आ रहे हैं उनका हम उनका प्रोडक्ट करके उसको ऐड करें तो वो आपस में करेस्पॉन्डिंग का डॉट करके फिर उसको ऐड करें तो वो हमारा 0 आना चाहिए, यानी कि A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इक्वल्स टू 0। दैट मस्ट बी इफ द देन लाइंस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अगला क्वेश्चन देखिए, नो नीड टू डू दिस वन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3,
में क्या कह रहा है, सो दैट द लाइंस थ्रू द पॉइंट दिस आर पैरेलल टू द लाइन थ्रू द पॉइंट दिस एंड दिस। अच्छा ये कहा है कि ये जो है लाइंस आपस में पैरेलल हैं। अच्छा ये मैंने छोड़ दिया है, सो दैट द लाइन थ्रू द पॉइंट दिस वन एंड दिस इज पैरेलल टू द लाइन दिस वन एंड दिस। देखिए कुछ किया क्या, नहीं किया। चलिए तो मैं ऐसे एक्सप्लेन कर रहा हूं आपको। यदि दो लाइन पैरेलल की बात करें, यदि लाइन पैरेलल की बात कर रहा है तो आपको करना क्या है, आप डायरेक्शन रेशियोज निकालिए। सेम देखिए आप डायरेक्शन रेशियोज, आपको दो लाइन पैरेलल की बात कहा है, एक पॉइंट ये है आपके पास, कोई बात नहीं, और एक पॉइंट ये है, इससे और इससे पास होने वाली लाइन ये है, और सी और डी से पास होने वाली लाइन ये है। तो आप इनके डायरेक्शन रेशियोज निकालिए ना, डी आर ऑफ दिस लाइन एंड डी आर ऑफ दिस लाइन, डायरेक्शन रेशियोज आप इसके दोनों के निकालिए। आप वो देखिए यदि वो सेम आए तो लाइंस आर पैरेलल, अदरवाइज लाइंस आर नॉट पैरेलल। तो आप दोनों के डायरेक्शन रेशियोज निकाल के देखना कि इसके डायरेक्शन रेशियोज यहां से कैलकुलेट करना और यहां से कैलकुलेट करना। इफ डायरेक्शन रेशियोज आर सेम देन वी विल से दैट द लाइंस आर पैरेलल, ठीक है ना। यानी कि या फिर उनमें कॉमन रेशियो होना चाहिए, जैसे a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 इक्वल्स टू c1/c2। मान लीजिएगा इसका 1 2 3 आया तो इसका भी 1 2 3 आना चाहिए, और फिर उसका करके देखें तो 1/1 इक्वल्स टू 2/2 इक्वल्स टू 3/3 आया ना, सबका कॉमन सेम। तो ये करके देख लीजिए, तो ये दोनों का सेम आएगा, देन द लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर। पूछ लेता है अक्सर कई बार, तो ये ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आगे। अब आपसे पूछा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन विच पासिंग थ्रू द पॉइंट दिस। मैंने क्वेश्चन आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है, इक्वेशन ऑफ लाइन कहा है पासिंग थ्रू दिस पॉइंट, कि जो इस पॉइंट से पास हो रही है। जब इतना समझ में आया तो इतना क्वेश्चन लिखते के साथ ही दिमाग में आ जाना चाहिए कि अभी मुझे वेक्टर के बारे में तो ज्यादा सोचना नहीं है, मैं कार्टेशियन के बारे में सोचूंगा तो मुझे इमीडिएटली लिख देनी चाहिए थी x-1 y-2 और z-3। अब मुझे जरूरत है केवल डायरेक्शन रेशियोज की, डायरेक्शन रेशियोज होंगे तो मेरा काम हो जाएगा। आगे कहा है एंड पैरेलल टू दिस लाइन एंड पैरेलल टू द वेक्टर। और ये जो कहानी है, ये जो लाइन है ये पैरेलल है किस लाइन के, जब ये इसके पैरेलल है तो जो डायरेक्शन रेशियोज इसके होंगे वो इसके होंगे, और इसका डायरेक्शन रेशियो क्या है 3 2 -2। अब आंसर मेरा ये होगा, दैट इज सिंपल। बट आप ध्यान से सोचें कि सर इसमें तो कुछ वेक्टर की बात कही थी, तो क्यों ना मैं वेक्टर में लिख दे। किसने मना किया, आप वेक्टर में लिख लीजिए, वेक्टर में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए आप यदि पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट, अब देखिए पासिंग पॉइंट ये मैंने लिखा है ना, ये कार्डिजन में है, यदि आप वेक्टर में लिखना आप चाहते हैं तो इसको लिखेंगे पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट a = i + 2j + 3k। पैरेलल वेक्टर क्या है, ये अभी आपको इक्वेशन बताई थी, इक्वेशन ऑफ ए लाइन इन वेक्टर फॉर्म = r = a + लैम्डा b होती है। इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट a एंड b, पासिंग थ्रू a एंड पैरेलल टू b इज r = a + लैम्डा टाइम b। a की वैल्यू a रखिए, b की वैल्यू b रख दीजिए, लैम्डा टाइम एज इट इज, देन इट इज द इक्वेशन। अब आपको ये क्वेश्चन तो देगा, कई बार आपको क्वेश्चन ये दे दिया और इतने नहीं पूछा तो आपने निकाल लिया। आपसे कहता है कि इसको वेक्टर में कन्वर्ट करो, तो वेक्टर में कन्वर्ट करने का बहुत आसान सा तरीका है। आपको कुछ नहीं करना है, आपको लिखना है r जो ये पॉइंट है विद साइन, अभी यदि माइनस है तो उसको प्लस करके लिखना है i + 2j + 3k + लैम्डा टाइम ऑफ जो नीचे दिया 3i + 2j - 2k। देख लीजिए बस ये यहां से, इसी को क्वेश्चन को मैंने आगे शायद एक्सप्लेन किया है, देख लेते हैं जी। यही क्वेश्चन को मैंने लिखने की कोशिश की है। पॉइंट ये दिए हैं, पैरेलल वेक्टर ये दिया है, इक्वेशन ऑफ लाइन कार्टेशियन फॉर्म में ये बताई थी अभी, और इक्वेशन इन वेक्टर फॉर्म में ये पता है ना आपको, वेक्टर फॉर्म में लिखनी है तो इसको सेम ही मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है। तो आई थिंक ये आपको यहाँ तक एक पॉइंट समझ में आया होगा कि यदि इक्वेशन ऑफ लाइन हमें फाइंड करनी है तो इक्वेशन ऑफ लाइन को फाइंड करने के लिए हमारे पास पॉइंट होना चाहिए, पैरेलल वेक्टर होना चाहिए, तब आप इक्वेशन ऑफ लाइन को आसानी से लिख सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं आएगी आपको लिखने के लिए। चलिए थोड़ा और एक क्वेश्चन देखते हैं आगे क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन इन वेक्टर एंड कार्डियोलॉजी, दोनों में पूछ ली है, दैट आर पासिंग थ्रू द पॉइंट पोजीशन वेक्टर। देखिए लिखा है ना पासिंग थ्रू द पॉइंट पोजीशन वेक्टर दे रखा है, इसका पोजीशन वेक्टर इज दिस, ये हमें गिवन है कि पोजीशन वेक्टर ये है हमारे पास a का इक्वल्स टू दिस वन एंड पैरेलल टू दिस। अभी तो समझाया है इसको, तो वेक्टर में लिखना चाहे वेक्टर में लिख ले, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको दोनों में लिखना पड़ेगा, मगर क्योंकि यहाँ पे हमारी चलने वाली नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा गया है कि वेक्टर भी बताएं और कार्टेशियन भी बताएं। तो देखिए
पोजीशन वेक्टर ये है, अब हमारे पासिंग पॉइंट दे रखा है, ये पैरेलल वेक्टर ये दे रखा है, तो r इक्वल्स टू a प्लस लैम्डा टाइम b, आंसर हो गया। अब यदि आपको इसको कार्डिजन में करना है तो x माइनस x1 अपॉन a y माइनस, इसको तो बिल्कुल याद रखिए क्योंकि लाइन के लिए ये बिल्कुल याद रखने की जरूरत है, अदरवाइज यू हैव टू फेस द प्रॉब्लम फॉर सॉल्विंग द क्वेश्चंस। चलिए x माइनस x1 अपॉन a इक्वल्स टू y माइनस y1 अपॉन b इक्वल्स टू z माइनस z1 अपॉन c। तो देखिए x माइनस x1 अपॉन a, x माइनस x1 कहाँ है, पासिंग पॉइंट ये रहना। अब ये पोजीशन वेक्टर दिए तो कार्डिजन फॉर्म में क्या आ जाएगा, 2 माइनस 1 4, और इधर बनेगा 1 2 माइनस 1, रख दो पासिंग पॉइंट ये रहे, तो x माइनस 2 y प्लस 1 z माइनस 4 डिवाइड बाय 1 2 माइनस 1 2 माइनस, दैट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इट इज सिंपल, वेरी सिंपल। देखिए आप क्वेश्चन को समझने की कोशिश करिए, क्वेश्चन ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहा है कि फाइंड द कार्डिजन इक्वेशन ऑफ द लाइन विच इज पासिंग थ्रू द पॉइंट। देखिए पासिंग थ्रू द पॉइंट ये दे दिया ना, तो मेरे को तो सीधा इतना मिलते के साथ ही में इक्वेशन, रिक्वायर्ड इक्वेशन क्या हो जाएगी, रिक्वायर्ड इक्वेशन क्या हो जाएगी, x माइनस x1 या y माइनस y1 इक्वल्स टू z माइनस z। अब नीचे सोचेंगे, बस ये ऊपर वाली चीज तो मुझे मिल गई, अब नीचे के लिए सोचेंगे ना, या तो मैं a b c लिखता, a b एंड c लिखता मैं यहाँ पे, बट आप देखिए इसमें दिया क्या है, अब आगे पढ़ लेते हैं। वो कहता है एंड पैरेलल टू द गिवन लाइन, ये एक ऐसी लाइन के पैरेलल है, इस लाइन है 3 5, उसके डायरेक्शन रेशियोज ये हैं। अब ये जो इक्वेशन है यही हमारा रिक्वायर्ड इक्वेशन होगी। इसमें पंगा कहां पड़ा हुआ है, ABC की वैल्यूज हमारे पास नोन नहीं है। इफ वैल्यूज ऑफ ABC आर नोन टू अस देन वी विल से दैट दिस लाइंस दिस विल बी आवर रिक्वायर्ड आंसर। तो हमें ABC को ही तो खोज रहे हैं हम। अब ABC को खोजने के लिए कैसे करें, देखें तो ये कहा है इसके पैरेलल है, इस वाली लाइन के पैरेलल, तो जो डायरेक्शन रेशियोज इसके होंगे वो इसके होंगे ना। बस सिंपल सी बात है, यहां से उठा के जरा सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, 3 इसकी जगह 5 और इसकी जगह 6 कर दीजिए, दैट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सो ये हमारा हो गया हमारा कार्डिजन फॉर्म में। जी सर इसको वेक्टर में करना है तो वेक्टर में कर लेना, किसने मना किया, पासिंग पॉइंट ये रहा ना, या यहां से पकड़ ले या वहां से पकड़ ले। यदि कई बार ये ना देके ये सीधा दे देगा, इसको बोलेगा कि कार्डिजन वेक्टर में बदलो, तो यहां से बदल लो ना, बस इसको उल्टा साइन करके लिखो, प्लस है तो -2i, माइनस है तो प्लस लिखो, प्लस है तो माइनस लिखो, i j k प्लस लैम्डा टाइम ये 3i प्लस 5j प्लस 6 के, दैट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई थिंक नाउ इट इज क्लियर टू वन एंड ऑल। चलिए एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आगे क्वेश्चन देखिए। आई थिंक क्वेश्चन 6 इज कंप्लीटेड, देन क्वेश्चन नंबर 7 द कार्डिजन इक्वेशन ऑफ लाइन इज दिस, राइट इन वेक्टर फॉर्म। हो चुका है, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। आपको इक्वेशन किस में दी गई है, आपको इक्वेशन दी गई है, देखिए वैसे ये क्वेश्चन आता है कि इक्वेशन इन लाइन इन ये दी है वेक्टर फॉर्म में, इसको करिए। देखिए जैसे आप करना चाहें तो कर सकते हैं, क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल है। ये तो देख लीजिए क्या लिखा है, x माइनस 5 अपॉन 3 y प्लस 4 अपॉन 7 इक्वल्स टू z माइनस 6 अपॉन 2। इसको वेक्टर फॉर्म में लिखिए। अभी तो बताया था, ये तो पेपर में आना ही है, आना ही है। इस टाइप का एक क्वेश्चन 100% मिलेगा। अब इसमें कुछ भी नहीं दिया, ना पासिंग पॉइंट दिया, ना कुछ, सीधा सीधा लाइन की इक्वेशन लिख दी और आपसे कहेगा कि इसे वेक्टर में लिखो। अरे तो लिख लो, किसने मना किया बेटा, बस जो साइन है उसका उल्टा लिखो, ये प्लस है तो माइनस लिखो, ये माइनस है तो प्लस कर दो, ठीक है, प्लस लैम्डा टाइम नीचे वाली ऐसे ठीक लिख दो, 3i प्लस 7j प्लस 2 के, दैट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बताइए क्या प्रॉब्लम है, बिल्कुल सिंपल। एक बात ध्यान रखना, मगर इतना भी हलवा क्वेश्चन नहीं देने वाला है आपको वो पेपर में। इस क्वेश्चन को वो चेंज करेगा, यदि ये क्वेश्चन दिया तो वो ऐसे नहीं देगा, वो इसकी चेंज करेगा, कुछ ना कुछ ऐसे लिख देगा, आपको ये बना देगा आपके लिए। ये देखिए ये ऐसा लिख देगा 3z माइनस 6 अपॉन 2। तो जनाब आप इसको डायरेक्टली नहीं लिख पाएंगे, अब आप इसको नहीं लिख पाएंगे, क्योंकि इसको आप देखेंगे दिस इज नॉट इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। फर्स्ट ऑफ ऑल ट्राई टू कन्वर्ट इनटू द स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म होती क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म होती है हमारी x माइनस x1 अपॉन a, y माइनस y1 अपॉन b इक्वल्स टू z माइनस z1 अपॉन c। सर x माइनस x1, y माइनस y1 एंड z माइनस x होना चाहिए, यहाँ तो 2x है, यहाँ y की जगह माइनस y है, वो भी पीछे। तो इसको थोड़ा सा सही करिए ना, हो जाएगा। 2 को पहली वाली से 2 को कॉमन ले लीजिए, 5/2 डिवाइडेड बाय 3, इधर से माइनस को कॉमन ले लीजिए,
यानी कि आप किसी की फंक्शन में अटेंड करने जा रहे हैं तो अच्छे से जाइए ना। तो वही तो कह रहा है, आपका जो फॉर्म में जिस फॉर्म आप टीचर हैं और आपको किसी ने इनवाइट किया है, तो आप ये नहीं कि वहां पे लेके चले गए, चौक लेके चले गए, लिखिए हाँ मैं आया हूँ, मैं पढ़ाना नहीं, पढ़ाने के लिए नहीं बुलाया आज आपको, आपको वहां पे बुलाया है फंक्शन अटेंड करने के लिए। आप उसी तरह से बिहेव करें ना वहां पे, यानी कि आप अपना जो स्टैंडर्ड फॉर्म जो सब लोग फॉलो कर रहे हैं, आप ये शो करने की जरूरत नहीं कि आई एम टीचर। आप अपना जो भी आपको जिसके लिए बुलाया है उसके लिए काम करें ना आज ऐसे। तो आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म झलकनी चाहिए ना कि यहाँ पे आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है। नेक्स्ट देखिए 3 कॉमन लिया, z-6 और अभी भी कुछ पंगा है, कुछ भी पंगा नहीं है, जो चीज फालतू उनको नीचे ले जाओ ना तो ये आ जाएगा यहाँ पे, यहाँ से हटके यहाँ जाएगा, ये माइनस यहाँ से उठ के इधर माइनस चला जाएगा, और 3 ये 2 लिख गया था ना, सॉरी 2 यहाँ पे 2/3 इधर आ जाएगा। सो नाउ इट इज इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। तो ये हमारे पास हो गया a1 ये a1 b1 c1 और ये सॉरी पासिंग पॉइंट हो गया, ये हमारा पासिंग पॉइंट हो गया, ये a b और c हमारे डायरेक्शन रेशियोज हो गए। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपके पेपर में आ सकते हैं और आएगा, ये तो क्वेश्चन बहुत आएगा, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म लाइन की बात करेंगे तो स्टैंडर्ड फॉर्म अपने आप दिमाग में आनी चाहिए कि स्टैंडर्ड फॉर्म है या नहीं है। स्टैंडर्ड फॉर्म को सबसे पहले चेक करेंगे कि इज इट द स्टैंडर्ड फॉर्म इज गिवन और नॉट। If it is not in the standard form, then first of all you will try to convert it into the standard form. तब उसके बाद आगे बढ़ेंगे कि आगे क्या कहता है। भाई आपको कहीं जाना है, आप मैं वही बता रहा हूँ कि सपोज कीजिए मुझे पढ़ाना है, तो कम से कम मेरे पास मार्कर वगैरह ये चीजें तो होनी चाहिए, तभी तो मैं पढ़ा पाऊंगा। तो इतने कम से कम ठीक है, मेरे को आता भी है और सब कुछ है, ये मीन्स अवेलेबल नहीं है, तो देन इट इज नॉट पॉसिबल फॉर मी टू एक्सप्लेन द थिंग्स इन दैट इज इन easiest manner. So you should try to understand the problem. So now we are moving to the next part. चलिए, one more problem is there, I think this one is the problem is यहाँ से ये क्वेश्चन नंबर 12 आया है। ये इतनी जल्दी 12 कैसे पहुँचे हम? अच्छा। चलिए हाँ, 12 पे हम पहुँचे इसलिए हैं क्योंकि यहाँ जो पूछे गए हैं एंगल्स ये आपके सिलेबस में नहीं है, इसलिए हम क्वेश्चन नंबर 12 पे आ गए हैं। ठीक है, बाकी ये क्वेश्चन सिलेबस में नहीं है, तो इसलिए हम क्वेश्चन नंबर 12 पे पहुंचे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 को देखिए, 12 में क्वेश्चन नंबर में क्या कह रहा है, ये तो क्वेश्चन पेपर में ना जिसका हम बात कह रहे थे, जिसका डर था वही हुआ, जो मैं बात कर रहा था आपसे वही बात यहाँ पे है। देखो बच्चा, मैं आपसे अभी बात कर रहा था अभी 2 मिनट पहले ही कि आपकी इक्वेशन को देखिए और फिर उसमें काम करिए। कि देखिए ये इक्वेशन देते कहते के साथ ही स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं दिख रही मुझे, तो इसका सबसे पहले मैं बाकी काम तो बाद में निपटूंगा, पहले इसको मैं स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करता हूँ। ये इक्वेशन लिखी थी और ये इक्वेशन लिखी थी, मुझे नहीं पता उसमें क्या कैलकुलेट करना, पर मैंने देखा कि इक्वेशन कुछ स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल ट्राई टू कन्वर्ट दिस इक्वेशन इनटू द स्टैंडर्ड फॉर्म। नाउ आई एम कन्वर्टिंग दिस इक्वेशन इनटू द स्टैंडर्ड फॉर्म। सो हियर देयर इज सिंपल थिंग इज x माइनस x देयर, ये तो कन्वर्ट हो जाता यदि माइनस नहीं होता, तो माइनस को मैंने कॉमन ले लिया, x माइनस 1/3 इक्वल्स टू, इधर 7 को कॉमन ले लिया, 7y माइनस 2/2p इक्वल्स टू, ये तो स्टैंडर्ड फॉर्म में थी, इसको चलने देंगे। अब ये माइनस साइन है, माइनस साइन को नीचे ले आए, 7 को भी नीचे ले आए और बाकी एज इट इज, तो इसका तो काम खलास। चलिए जी, अब दूसरी वाली के बारे में बात करते हैं। दूसरी वाली के बारे में बात करें तो यहाँ पे है 7 माइनस 7x अपॉन 3p, y माइनस 5 अपॉन 1 इक्वल्स टू 6 माइनस z। इसमें तो माइनस भी 7, एक तो x वाली टर्म माइनस में और दूसरा 7 भी है, तो माइनस 7 को कॉमन लूँ ना इसमें, तो माइनस 7 को कॉमन लिया, माइनस 7 को कॉमन लिया तो दिस इज x और ये प्लस है तो माइनस आ गया, डिवाइड बाय 3p। इधर ये ठीक है, इसमें कोई टेंशन नहीं है, तो एज इट इज रहा। माइनस इधर माइनस z था, ये माइनस था, तो इसको मैंने पॉजिटिव बनाने के लिए माइनस कॉमन लिया। अब वही फालतू चीजें जो मेरे पास आ रही है इसको नीचे पहुंचाओ, तो इसको नीचे पहुंचाया, ये ठीक थी, इसकी कोई टेंशन नहीं थी, ये माइनस नीचे आ रही है। अब दोनों इक्वेशन बन गई। अब कुछ देखने में मजा आ रहा है इक्वेशंस को, एक तो इक्वेशन 1 ये वाली और ये इक्वेशन, ये दो इक्वेशन है। अब कुछ इनको देखने में थोड़ा अच्छा लग रहा है, अब थोड़ी सी फीलिंग अच्छी आने लगी है मेरे को यहाँ से। अब देखते हैं आगे कहना क्या चाहता है। आप पढ़ लेते हैं क्वेश्चन को कि find the value of p so that the lines are lines this and this are right angles। ये कह रहा है कि p को खोजो, p को पकड़ के ले गया और कहाँ गुम हुआ है कि लाइंस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। 100% क्वेश्चन पेपर में आना है ये, आइदर इन द प्री बोर्ड, कोई सी प्री बोर्ड में आपको देखने के लिए मिल जाएगा, और अदरवाइज 1-2 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। ये पहले 2 मार्क्स का पूछा जाता था, अभी थोड़ा सा वेरिएशन हो सकता है मैं भी, तो ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है और ये केवल इंपॉर्टेंट है ओनली ड्यू टू ऑफ दिस स्टैंडर्ड फॉर्म
कि स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं था, बस इसलिए क्योंकि बच्चे डायरेक्ट उसको कर देते हैं a1 a2 प्लस b1 b2 काम खत्म। नो, आप उसको समझिए, पहले आप उसको यू शुड ट्राई टू कन्वर्ट इनटू द स्टैंडर्ड फॉर्म, देन यू शुड ट्राई टू सॉल्व। सिंस लाइंस आर परपेंडिकुलर देयरफॉर a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल्स टू 0 होगा। तो वही किया ना हमने, a1 a2 प्लस b1 b2 रख दिया ना वैल्यू, ऊपर वाले से 1 से देखिए ना, हमने लिखा है ना a1 कितना आया, ये रहा ना -3, दूसरे का कितना है -3p/7 2p/7 इंटू 1 2 एंड -5। आफ्टर ऑल सॉल्व करने के बाद में देखिए we get the value of p equals to 70/11. So this is the value of p. So this is the answer of this question, and you should try to solve this question 2-3 times, either this question or question based on this format. You should try to solve, because I am sure 100% sure you will find such type of question in the question paper. So I think ये question आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ से कोई और क्वेश्चन है। अब हम डिस्कस करने वाले हैं, इसके बाद जो डिस्कस करेंगे वो पोर्शन होगा हमारा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का। तो कल हम डिस्कस करने वाले हैं कि हाउ वी कैन कैलकुलेट द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्यू लाइंस, जो आपको बताई थी स्क्यू लाइंस, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। उसकी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस उसके बीच में हम कैसे निकाल सकते हैं, वो वहां से पॉइंट हम डिस्कस करेंगे। चलिए आज के लिए इतना ही बहुत है, बाकी यू शुड ट्राई टू सॉल्व द क्वेश्चंस। थैंक यू वेरी मच।